हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में एडोलसेंस के बारे में बताऊंगी। इसका मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया है एडोलसेंस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। एडोलसेंस को बिग्गी एंड हंट कहते हैं। एडोलसेंस इज चेंज मीन्स क्या है? एडोलसेंस क्या है? किशोरावस्था क्या है? एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? द चेंज इज फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। वो कहते हैं बिगी एंड हंट की एडोलसेंस एक चेंज है, एक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मीन्स मतलब फिजिकली चेंज है, और सोशियोलॉजिकल है एंड साइकोलॉजिकल है। तो इस तरह से ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, जब एडोलसेंस के पहले बच्चा क्या होता है? चाइल्ड होता है। बच्चा क्या है? चाइल्ड है। और एडोलसेंस के बाद, ये जो एडोलसेंस की एज है, इसके बाद बच्चा क्या बन जाता है? एडल्ट हो जाता है। तो बच्चा जब ये चाइल्ड से क्या हो गया? एडल्ट हो गया। एडोलसेंस के जो पीरियड था, इसमें बच्चा चाइल्ड से एडल्ट की ओर मूव कर गया। क्या कर गया? मूव कर गया। तो ऐसे जब वो चाइल्ड से एडल्ट में जा रहा है, तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। उसका फिजिकल भी चेंजेस होगा, मेंटल भी वो चेंज होगा, साइकोलॉजिकल भी चेंज होगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एडोलसेंस एक चेंज है। तो इसमें बच्चा क्योंकि एडल्ट बन जाता है, एडल्ट की ओर मूव कर जाता है। एडोलसेंस के बाद बच्चा चाइल्ड से एडल्ट की ओर मूव कर जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अब हम आ जाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पे। एडोलसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि देखिए, इसके बाद बच्चा क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाएगा चाइल्ड से। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा और उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाएगा। मैक्सिमम डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि वो अपनी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो पालेगा, चाहे वो हाइट हो या साइज हो, उसमें वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे की हाइट 5'8" होनी है, तो उसकी हाइट एडोलसेंस के बाद 5'8" हो जाएगी। उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़। अब हम देखते हैं कि एडोलसेंस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना होता है। देखिए, इस स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होगा। जैसे कि पियाजे कहते हैं, एडोलसेंट्स इंटर द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि जो किशोर हैं वो एक तरीके से इंटर कर दिए हैं, उन्होंने प्रवेश कर लिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हाईएस्ट लेवल में। मतलब उनके अनुसार इस समय कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इस समय जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसका सर्वोत्तम या मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। बुद्धि जो इंटेलिजेंस होती है वो अपने पीक तक पहुंच जाती है, उसका जितना डेवलपमेंट होना था वो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। देखिए, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। अमूर्त चिंतन होता है मतलब कि जो चीजें नहीं है, सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी जो है बच्चे सोच पाते हैं, यही है अमूर्त चिंतन। मतलब चीज प्रेजेंट ना होते हुए भी उसके बारे में सोच पाना, इमेजिनेशन कर पाना, ये क्या है? अमूर्त चिंतन। तो कहते हैं पियाजे कि इस स्टेज पे एडोलसेंस में बच्चों के अंदर, जो किशोर है उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा था जब लेटर चाइल्डहुड में था बच्चा, उस समय उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी। उस समय उनके अंदर सिर्फ कॉन्क्रीट थिंकिंग ही, वो कॉन्क्रीट लेवल पर ही वो थिंक कर पाते थे। मतलब जो चीज उनके सामने प्रेजेंट है उसी पर वो थिंक कर पाते थे और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर चीज सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में थिंक कर पाएंगे और इमेजिन कर पाएंगे। अब जैसे कि इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि अगर ये कहा जाए कि एक ट्रायंगल है, इसका बेस है 4, हाइट 3 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो कॉन्क्रीट लेवल पे बच्चा बता देगा सॉल्व करके कि इसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम सिर्फ ऐसे ओरली पूछेंगे बच्चे से कि अगर बेस 4 है, हाइट 3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो बच्चा ट्रायंगल की एक इमेज बना लेगा अपने माइंड में और फिर वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एडोलसेंस की एज में डेवलप हो जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, रीजनिंग स्किल एंड लॉजिकल थिंकिंग मीन्स तार्किक चिंतन। इस स्टेज में बच्चे की रीजनिंग स्किल और लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत डेवलप हो जाएगी।
मतलब कोई भी प्रोसेस होगी तो उसमें बच्चा लॉजिक लगाएगा और बच्चा आंसर ढूंढेगा कि वाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, इस तरह से वो आंसर ढूंढेगा और उसके आंसर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली वो ढूंढेगा। अब आप कहेंगे कि लॉजिक तो बच्चा लेटर चाइल्डहुड में भी लगा रहा था, हाँ वहाँ पे भी लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा और साइंटिफिकली थिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन। इस एडोलसेंस की स्टेज में आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास हो जाता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग होती है किसी भी चीज के गुण और दोष दोनों को देख पाना, मतलब कि उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट को अगर हम देख पाते हैं, दैट मीन्स कि हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। तो इस तरह से एडोलसेंस की एज में बच्चे के अंदर, जो एडोलसेंट है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब वो उसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों को देख पाएगा और फिर उसके वो आधार पर वो डिसीजन लेगा। तो इस तरह से इस स्टेज में बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो लेटर चाइल्डहुड में भी बच्चे की डेवलप हो गई थी, लेकिन वहां पर बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट लेवल पर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था। कॉन्क्रीट लेवल मतलब जैसा कि मैंने बताया, जो सामने है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, इमेजिनेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति का विकास। क्या होता है इमेजिनेशन? मतलब किसी भी चीज को इमेजिन कर पाना। यहाँ पे बच्चे के अंदर इमेजिनेशन की पावर बहुत तेजी से डेवलप होती है। जैसे किसी को पोएट बनना है, राइटर बनना है, फिलोसफर बनना है, जो भी बनना है वो सब इसी एज में बन जाते हैं। इसी स्टेज में बच्चे के अंदर इन वाली क्वालिटीज का डेवलपमेंट हो जाता है और वो इसी स्टेज में कहते हैं वो पोएट, राइटर या फिलोसफर इसी स्टेज में बॉर्न होते हैं। इस तरह से उनके अंदर इमेजिनेशन की पावर का भी डेवलपमेंट हो जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। इंडिपेंडेंट रीडिंग का मतलब है कि मतलब इस स्टेज में बच्चों का इंडिपेंडेंटली वो रीडिंग करते हैं बुक्स को, वो किसी के इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, वो खुद से रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस का बहुत मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, रीजनिंग स्किल एंड लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है और बच्चा इस स्टेज में साइंटिफिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है। क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप हो गई है। अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है और इमेजिनेशन एंड का भी डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन आपको एक पॉइंट है जो हमेशा याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन का विकास किस स्टेज में होता है। तो आपको हमेशा बोलना है किशोरावस्था या एडोलसेंट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्क्रीट लेवल पे बच्चा कब सोचना स्टार्ट कर देता है कॉन्क्रीट लेवल पर, तो आपको बोलना है लेटर चाइल्डहुड में कॉन्क्रीट लेवल पर बच्चा स्टार्ट कर देता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब हम आगे आ जाते हैं एडोलसेंट में सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास पर। उसमें है इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसका मतलब है इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप का मतलब है, मतलब इस समय जो बच्चा होता है वो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। इस समय वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देगा फ्रेंड्स को, वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उनको निगलेक्ट करेगा, लेकिन फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। वो अपना जो उसका पीयर ग्रुप होता है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है और जो उस ग्रुप का वो एक मेंबर बन के रहना चाहता है। इसके अलावा जैसे इसमें जो है वो ये सोचता है कि कहीं उसको उस ग्रुप से रिजेक्ट ना कर दिया जाए, उसके अंदर एक डर रहता है। तो इस डर से बचने के लिए जो भी उसका ग्रुप करेगा उसको वो फॉलो करेगा। इवन अगर उसके ग्रुप के मेंबर सिगरेट पी रहे हैं तो वो सिगरेट भी पीना स्टार्ट कर सकता है, उसको ट्राई कर लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरीके से उसको उसके ग्रुप से उसको रिजेक्ट ना किया जाए। इसलिए वो अपने ग्रुप के थॉट्स को, मतलब विचारों को, उनके बिहेवियर को और उनके वैल्यूज को फॉलो करता है। जो भी उनका ग्रुप सोचता है, जो भी उनका ग्रुप करता है, वैसे ही वो करता है और उसको
फॉलो करता है। अब हम आगे आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स मीन्स माता पिता से मतभेद। इसमें कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स का मतलब है जैसे इस समय, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इस समय बच्चे के लिए सब कुछ क्या है, उसका पीयर ग्रुप है, उसके फ्रेंड्स हैं। तो इस समय बच्चे के मन में पेरेंट्स के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की जो एडवाइस होती है उनको वो सुनना नहीं चाहते हैं, उसको वो लेस इम्पोर्टेंस देंगे। उनके लिए सब कुछ क्या है, उनके फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से अगर वो पेरेंट्स उसको जबरदस्ती कोई भी चीज़ इम्पोज करते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है, या अपने वैल्यूज बताते हैं या एडवाइस देते हैं और वो जबरदस्ती करते हैं, तो बच्चों के अंदर, जो किशोर है उनके अंदर एक रेबिलियन की फीलिंग आ जाती है, एक विद्रोह की भावना डेवलप हो जाती है। तो उस विद्रोह की भावना की वजह से वो बहुत कुछ कर, जैसे कि वो घर छोड़ के जा सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, कोई क्राइम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो किशोर हैं, जो एडोलसेंट हैं, वो अपने फ्रेंड्स को ही सब कुछ समझते हैं और अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर। इसका क्या मतलब है, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर? देखिए, जैसे मैंने लेटर चाइल्डहुड में आपको बताया था कि जो है मतलब एक उनके अंदर एंटागोनिज्म की फीलिंग होती है, किसके लिए, अपोजिट जेंडर के लिए। उसमें क्या होता है, मतलब वो बॉयज हैं तो बॉयज के साथ ही खेलेंगे, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ ही खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे अब जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर। अब उनके अंदर जो अपोजिट जेंडर है उसके लिए एक अट्रैक्शन की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि जो बॉयज हैं उनके मन में गर्ल्स के लिए और गर्ल्स के बॉयज के लिए एक अट्रैक्शन की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अब लेटर चाइल्डहुड का जस्ट रिवर्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है, मतलब स्वतंत्रता की भावना। इस समय उनके अंदर इंडिपेंडेंस की फीलिंग आ जाती है। इंडिपेंडेंस का मतलब है जैसे वो हर एक्टिविटी खुद इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। जैसे कि अगर उनके एल्डर या कोई भी उनको एडवाइस देंगे कि इसको ऐसे, तो वो नहीं सुनना चाहेंगे। वो सब कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं और वो ये नहीं पसंद करते कि उनको कोई चाइल्ड समझे। वो ये कहते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, दैट दे आर ए बिग, तो दे कैन डू एवरीथिंग बाय इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के गुणों का विकास। इस स्टेज में जो नेतृत्व के गुणों का विकास या लीडरशिप जो क्वालिटी होती है उसका डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है। तो अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि लीडरशिप की क्वालिटी किस स्टेज में सबसे हाईएस्ट होती है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या एडोलसेंस, तो आपको आंसर करना है एडोलसेंस। तो इस तरह एडोलसेंस में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है या मैक्सिमम होती है। ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रितता। ये ईगोसेंट्रिज्म क्या है, इसको पियाजे बोलते हैं कि इस स्टेज में एडोलसेंस में ईगोसेंट्रिज्म की फीलिंग आ जाती है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि इस समय किशोर समझते हैं दैट दे आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वो एक केंद्र है, वो दुनिया के क्या है, वो एक केंद्र है। हर कोई उनकी बातें कर रहा है, सभी लोग उनके बारे में वो बातें कर रहे हैं, सभी लोग उनको देख रहे हैं और वही एक केंद्र बिंदु है। कौन है, एडोलसेंट सोचते हैं कि वो एक केंद्र बिंदु है। जैसे कि सपोज करिए अगर कोई दो लोग हंस भी रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि वो दो लोग उन्हीं पर हंस रहे हैं, मतलब उन्हीं के ऊपर हंस रहे हैं। तो वो अपने सोचते हैं क्या पता मेरी हेयर स्टाइल ना सही हो या मैंने कपड़े नहीं सही से पहने, क्या हो गया जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर एक ईगोसेंट्रिज्म की फीलिंग होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, थिंक अबाउट फ्यूचर। थिंक अबाउट फ्यूचर का मतलब है जैसे इस समय बच्चा जो है बहुत ही वरी रहता है अपने फ्यूचर के लिए कि उसको कौन सा कैरियर ऑप्ट करना है, उसे किस फील्ड में जाना है। इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा वरी रहता है। चलिए, अब हमने बता दिया सोशल डेवलपमेंट। अब आगे आ जाते हैं इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास में। देखिए, जो एडोलसेंट होते हैं इनका इमोशनल चेंज बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा इनमें इतना ज़्यादा इमोशनल चेंज? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि अब इस समय जो है हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, और उनका फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज हो रहा है। तो इस वजह से उनके इमोशनल बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इमोशनल में क्या क्या चेंज होता है, चलिए देखते हैं। इंटेंस इमोशन, संवेगों में तीव्रता। इस समय जो है जो किशोर हैं या एडोलसेंट है उनके संवेग जो होते हैं बहुत ही इंटेंसिटी उनमें पाई जाती है उनके संवेगों में। मतलब जैसे अगर वो किसी को लव करेंगे तो इंटेंसली लव करेंगे, हेट करेंगे तो इंटेंसली हेट करेंगे। मतलब जो भी उनके इमोशंस होंगे वो बहुत ही तीव्र होंगे, वो इंटेंस होंगे, बहुत ही उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है।
उसके अलावा अनस्टेबल इमोशंस, अस्थिर संवेग, इसका मतलब है कि जो उनके इमोशंस होते हैं वो स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, उनके उनके जो इमोशंस है उनमें स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, मतलब वो एक स्थायित्व की कमी होती है, अस्थिर होते हैं, उनके मूड स्विंग होते रहते हैं। जैसे कभी वो सैड हो जाएगा, कभी हैप्पी हो जाएगा, कभी बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगा उसके अंदर, कभी बिल्कुल डल हो जाएगा, कभी क्या होगा बहुत गुस्से में आ जाएगा, कभी बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है उसके इमोशंस में, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। क्यों? वो इस समय एक मूडी बन गया है, उसके मूड स्विंग होते रहते हैं, वो मूडी हो चुका है, इस स्टेज में वो मूडी हो जाता है। तो इस तरह से उसके जो इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं या अस्थिर बन जाते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अनकंट्रोल इमोशन। अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित संवेग। इसका क्या मतलब है? मतलब जो उसके इमोशंस है उनमें इतनी ज्यादा तीव्रता पाई जाती है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी पाई जाती है कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, कि उसके जो इमोशंस है वो क्या हो गए, अनकंट्रोलेबल हो गए, अनियंत्रित हो गए हैं, वो उनको नियंत्रित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इमोशंस, एंजाइटी, लव, फियर एंड एंगर। मतलब इस समय जो ये एंजाइटी है, लव है, फियर एंड एंगर है, ये सारे इमोशंस जो उसके पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके अंदर ये सारे इमोशंस बहुत ही, इन सब इमोशंस की बहुत ज्यादा इंटेंसिटी या तीव्रता पाई जाती है और ये पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि रॉस कहते हैं, द एडोलसेंट लिव्स एन इंटेंसली इमोशनल लाइफ। मतलब जो एडोलसेंट होते हैं वो एक इंटेंसली, मतलब बहुत ही तीव्र इमोशनल लाइफ जीते हैं, उनके इमोशंस में उस समय बहुत तीव्रता आ जाती है। किस टाइम पर? एडोलसेंस के टाइम पर। तो इस तरह से हमने देखा कि इस समय जो किशोर है उनका इमोशनल चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर बाई चांस जैसे उनको कहीं पर भी फेलियर मिल जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो या तो सुसाइड भी कर सकते हैं या जो है वो कोई क्राइम भी कर सकते हैं। देखिए, हेडू कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में यदि बालक को दिशा दे दी जाए तो सफलता अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती है। मतलब 11 से 12 वर्ष का जो बालक है, अगर उसको हम एक सही से डायरेक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, तो विनाश की स्थिति हो जाएगी, मतलब वो बिगड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसको दिशा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सक्सेस पाले। वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था के टाइम पे या एडोलसेंट होते हैं उनके अंदर क्राइम करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर उनको डायरेक्शन नहीं सही दी जाएगी तो वो क्राइम भी कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड ये अगर इस एडोलसेंट के ब्रिज को, एडोलसेंस के ब्रिज को अगर ये सही से क्रॉस कर लेगा, इस ब्रिज को अगर वो सही से क्रॉस कर लेगा तो उसको क्या मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। और अगर वो इस ब्रिज को सही से प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर पाएगा तो या तो वो क्राइम कर सकता है या सुसाइड कर सकता है या किसी दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है या जैसे ड्रग्स भी ले सकता है। तो इस तरह से जो ये एडोलसेंस की एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्रिज को सही से प्रॉपरली क्रॉस करना बहुत जरूरी है उसके लिए। जैसे कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि टीचर पेरेंट कोऑपरेशन। इसका क्या मतलब है, मतलब टीचर्स और पेरेंट्स को दोनों को मिलकर बच्चे की जो बिहेवियर है, उसकी लाइक है, उसकी डिसलाइक है, उसका जो ग्रुप है उसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने जो इमोशंस है बच्चा वो एक्सप्रेस कर पाए। ये कैसे करेगा एक्सप्रेस, जैसे उसको स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, जो उसको पसंद है स्पोर्ट्स हैं उसमें उसको इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। इसके अलावा टीचर एज आइडियल, मतलब जो टीचर होती है वो स्टूडेंट के लिए आइडियल होती है, तो उस टीचर को एक अच्छा रोल मॉडल बन के रहना चाहिए बच्चे के सामने, उसको एक कंट्रोल बिहेवियर करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब बच्चे को टाइमली प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग देते रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई भी मिसबिहेव कर रहा है या ज्यादा ही वो एग्रेसिव हो रहा है तो काउंसलर की भी हेल्प ली जा सकती है। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को एडोलसेंस पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप ऐसी ही पहले की वीडियो मेरी देखना चाहते हैं या आगे की वीडियो तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक, राइज एंड क्रैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।